क्लास 8 हम शुरू करेंगे। हमारा टॉपिक जो है हमने अब तक जो टॉपिक किया था, आज हमारा न्यू टॉपिक है हमारा लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी से पहले एक बार हम लोग जस्ट रिव्यू कर लेते हैं, हमने लास्ट वीडियो में कौन सी टॉपिक डिस्कस की थी। तो लॉर्ड डलहौजी से पहले हमने डिस्कस किया था सब्सिडरी अलायंसेस कि सब्सिडरी अलायंसेस ने जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली नहीं होके इनडायरेक्टली उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जितने सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली किंग्स थे, उनकी एरिया को, उनकी टेरिटरी को अपने अंडर में मर्ज करने के लिए बहुत ईजीली तरीका अपनाया था, और वो था सब्सिडरी अलायंसेस। उन्होंने उसमें बहुत सारे रूल्स बनाए थे कि जो भी रूलर्स हैं, अगर वो उनकी बात मान लेते हैं, उसके सब्सिडरी अलायंसेस मान लेते हैं, तो उनको वो अपने प्रोटेक्शन देंगे। सबसे पहले कहा था वो प्रोटेक्शन देंगे, साथ में उनको क्या करना पड़ेगा, उस किंग को क्या करना पड़ेगा, उन्हें उनके सोल्जर्स को अपने कोर्ट में, अपने राज्य में रखना पड़ेगा, फिर उनको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वो पेमेंट नहीं दे पाएंगे, अगर फेल हो जाएंगे तो उनकी पेनल्टी होगी। और पेनल्टीज में क्या बोला था उन्होंने कि पेनल्टीज में वो क्या ले लेंगे, दे विल टेक सम पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी। तो उनकी कुछ हिस्सा जो है, ज़मीन जो भी एरिया है किंगडम्स में, वो कुछ भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने एक एक्सक्यूज़ बना दिया था ताकि वो जो है कुछ भी अगर कोई गलत करता है, क्योंकि वो डायरेक्टली अटैक तो नहीं कर सकते उनको। जिस तरह से उन्होंने मैसूर हुआ, फिर एंग्लो मराठा वॉर हुआ, तो इस तरह से वो डायरेक्टली, फिर बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर का जो युद्ध हुआ था, उन्होंने डायरेक्टली अटैक की थी। वहाँ पे फिर भी डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व थे, लेकिन वो वापस सेम रिपीट नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे इस तरह से सब्सिडरी अलायंसेस को यूज़ किया। और दे जस्ट वेटिंग फॉर दैट द किंग शुड मेक सम मिस्टेक्स। तो इसी तरह से देखा गया कि जो थे अवध वाले, जो थे नवाब अवध के, उनकी टेरिटरी को एनेक्स किया, मतलब उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। फिर हैदराबाद के जो राजा थे, उनकी भी एरिया को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। व्हाट वाज द रीज़न? उन्होंने कहा कि वो मैल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, मतलब वो अपना राज्य अच्छे से रूल नहीं कर रहे थे, वो गलत तरीके से रूल कर रहे थे, चीट कर रहे थे। और वो किसे चीट कर रहे थे? वो चीट कर रहे थे सिटीजन्स को या फिर गवर्नमेंट्स को। तो गवर्नमेंट अभी यहाँ पे मोस्टली जो पावरफुल थे, तो मुगल्स जो थे, वो अब उनके पास उतना पावर रहा नहीं, ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी मर्ज कर लिए थे। तो इसी तरह से ये ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने उनके ऊपर आरोप लगा दिया मैल एडमिनिस्ट्रेशन का, और ये एरिया उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। तो इसी तरह से धीरे धीरे इन्होंने बहुत सारे एरिया जो थे उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। जैसे हमने यहाँ पे रूल्स पढ़ा कि सब्सिडरी अलायंसेस का सबसे पहला रूल्स क्या बताया कि वो सब्सिडरी अलायंसेस में ब्रिटिश गवर्नमेंट की फोर्सेस को एक्सेप्ट करेंगे, उन्हें अपने राज्य में रहने देंगे, पेमेंट करेंगे, फिर साथ साथ दे विल एक्सेप्ट एक ऑफिसर्स को अपने राज्य में रखेंगे, ताकि वो भी जब डिसीजन हो तो द ब्रिटिश ऑफिसर शुड टेक पार्ट इन दैट डिसीजंस। फिर उन्होंने रखा कि अगर जो भी सब्सिडरी अलायंसेस जो है वुड नॉट ज्वाइन, अगर वो कोई ज्वाइन नहीं करेंगे और दूसरे किसी को ज्वाइन कर दे, मतलब कि अगर जो इंडियन रूलर्स है, इंडियन किंग्स है, अगर वो अपने अलायंसेस आसपास के पड़ोसी राजा के साथ मिल जाते हैं डिक्लेयर, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर डिक्लेयर करेंगे वॉर, वो भी नहीं कर सकते, तो वो अपने आसपास के साथ हाथ नहीं मिला सकते, वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकते जब तक ब्रिटिश परमिशन ना दे। फिर यूरोपियंस कंपनी जो भी अगर उनके राज्य में, जैसे यूरोपियंस ब्रिटिश इज ऑल्सो यूरोपियन, तो फ्रेंच जो आया था वो भी यूरोपियंस थे, तो उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश अगर कोई और भी यूरोपियंस उनके राज्य में हैं, उनकी कोर्ट में हैं, तो अगर वो डिसमिस करना चाहे तो वो डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन दोबारा उनको एम्प्लॉय नहीं करेंगे वो। फिर यहाँ पे कहा कि कोई भी कन्फ्लिक्ट्स अगर होती है, द रूलर वुड लेट द ब्रिटिश रूलर्स ऑन एनी कन्फ्लिक्ट्स, कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट देखेगी दूसरे स्टेट के साथ, ना कि वो रूलर देखेगा। तो इसी तरह से इन्होंने बहुत सारे रूल्स बना लिए। जैसे मैंने पहले कहा कि वो पेमेंट करेंगे, उनके सोल्जर्स को पेमेंट करेंगे, अगर वो पेमेंट नहीं कर पाए तो उनका पूरा एरिया जो है, थोड़ा सा एरिया जो भी होगा, जितना होगा पेनल्टी के अकॉर्डिंग उनको अपने अंडर में रख लेंगे। तो इसी तरह से हमने देखा कि सिंध ये उनके कब्जे में चला गया, पंजाब उनके अंडर में चला गया ब्रिटिशर्स के, अवध भी उनके अंदर में चला गया। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज हम शुरू करेंगे, हमारा टॉपिक है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत
स्ट्रिक्ट बनाई थी जब ये इंडिया में एज ए लॉर्ड गवर्नर जनरल अपॉइंट किए गए थे। तो जेम्स एंड्रयू बर्क रैमसेस फर्स्ट मार्क्यूस ऑफ डलहौजी 22 अप्रैल 1812 19 दिसंबर 1860। इनका ये जन्म, इनका पूरा ये जो नाम है, ये इतना बड़ा नाम है, तो बेटर वी शुड नो हिम एज लॉर्ड डलहौजी। तो इन्होंने कहा गया, इसे लॉर्ड डलहौजी के नाम से ही मेनली लोग ज़्यादा पॉपुलर हुए। स्टाइल लॉर्ड रैमसे अंटिल 1838 एंड नोन एज द अर्ली ऑफ डलहौजी। 1833 से 1849 तक was a Scottish statesman and colonial administration in India, British India। और ये इतने से इतने समय तक ये कहाँ से स्कॉटिश से बिलोंग कर रहे थे स्टेटमैन, और ये कॉलोनियल इंडिया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव्स में अपॉइंट किए गए थे, और इनका पोस्ट क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो 1848 to 1856 he has been worked as governor general। उससे पहले ही वर्कड एज अ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ये वाला। उसके बाद उन्होंने सर्व किया एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन द ईयर 1848 से 56 तक। तो इसी तरह से इनका वर्क्स को देख के जैसे प्रमोशन होता गया, तो फ्रॉम कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर से वो क्या बन गए, गवर्नर जनरल बन गए। ही इज क्रेडिटेड विथ इंट्रोड्यूसिंग पैसेंजर ट्रेन इन रेलवे। तो ये कहा गया कि इनकी क्रेडिट क्या है कि इन्होंने पैसेंजर ट्रेन जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया था। इन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राम यूनिफॉर्म पोस्ट इन इंडिया कहा जाता है, विच ही डिस्क्राइब एज द 3 ग्रेट इंजन ऑफ सोशल इम्प्रूवमेंट। तो इस तरह से उन्होंने इसे नाम दिया था कि ये तीनों को उन्होंने किया था जिससे हमारा सोशल इम्प्रूवमेंट, ताकि हम कनेक्टिविटी रहे, कनेक्ट हो सके। सबसे पहला हमारा रेलवे, फिर इलेक्ट्रिक टेलीग्राम जहाँ से हम किसी को बता सके क्या प्रॉब्लम हो रही है, और पोस्टल सर्विस। इस तरह से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने करवाया था। ही ऑल्सो फाउंडेड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन इंडिया। इन्होंने इसको भी कहा गया, ही ऑल्सो द फाउंडेड वर्क डिपार्टमेंट, ताकि पब्लिक जो भी प्रॉब्लम्स है जनता की, वो उसके लिए वो काम कर सके। उसके लिए वो जनता कहाँ जाएंगी, तो देयर शुड बी सम प्लेस, उसका नाम रखा था पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। टू हिज सपोर्टर्स he stand out as a far-sighted governor general who consolidated East India Company rule in India and laid the foundation of its later administrations, and by his sound policies and enabled his successors to stem the tides of rebellions। तो कहा गया कि इन्होंने क्या किया, एक तो अच्छा काम तो किया, चलो कुछ इम्प्रूवमेंट हुई इंडिया के अंदर, लेकिन इसकी जो सपोर्टर्स थे, उसकी जो दूरदर्शी थी, जिसके कारण इन्होंने एज अ एडमिनिस्ट्रेटर से क्या बने, गवर्नर जनरल बने, और उन्होंने रूल किया। फिर बाद में और उसको और अच्छा रूल करने की कोशिश की जिस तरह से वो पहले कर रहे थे, लेकिन उसकी जो पॉलिसीज़ थी अच्छी, साउंड पॉलिसीज़, मतलब अच्छा पॉलिसी था उनका जो भी। लेकिन एनेबल हिज सक्सेसर, जो भी इसके बाद आए, ताकि इसको क्या हुआ, इसकी बात जो भी आए, लेकिन उसको क्या देखना पड़ा, टू स्टर्म टू द टाइड ऑफ रिबेलियंस। क्योंकि यहाँ पे हमने जो पीरियड देखा 1857 में ही रिवॉल्ट हुआ था, द रिवॉल्ट ऑफ 18, इसको नाम दिया जाता है रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इसी तरह से इसके कारण इसके बाद जो आए सक्सेसर एज अ गवर्नर जनरल, उन्हें किस बात पे उनकी प्रॉब्लम हुई, दे हैव टू विटनेस द रिबेलियंस। उन्हें जो विद्रोह किया लोगों ने, कौन से लोग, इंडियंस ने, उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हीं का फ़ायदा था। और इंडिया में जो हम लोग इंडियंस थे, उन्हें उसमें से ज़्यादा इंटरेस्ट उतना नहीं, थोड़ा बहुत। क्योंकि सोच लो यहाँ पे जो ट्रैवलिंग का अगर हम देखते हैं कि वहाँ पे इन्होंने क्या किया, पैसेंजर ट्रेन, तो ईजिली जो लोग उनके लिए काम करते वो टाइमली उनके पास पहुँचे। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, अगर उनको किसी को इन्फॉर्म करना हो तो ईजिली वो इन्फॉर्म कर सकेंगे। पोस्टल से वो अपने देश में कुछ भेजना चाहे, तो इसी तरह से ये कहीं ना कहीं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट था कंपेयर टू इंडिया, ठीक है। फिर आता है हिज पीरियड ऑफ रूल इन इंडिया डायरेक्टली प्रेसिडेड द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू विक्टोरियन राज पीरियड ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन।
तो कहा जाता है इसके पीरियड के बाद, इस पीरियड के बाद, क्योंकि 1857 के बाद 56 तक उन्होंने रूल किया, 57 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म होता है और डायरेक्टली किसका रूल शुरू हो जाता है? विक्टोरियन राज, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया ने प्रोक्लेम करके उन्होंने इंडिया पे डायरेक्टली रूल करने के लिए ऑर्डर क्लियर कर दिया कि वो डायरेक्टली रूल करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे वो ब्रिटिश रूल से परमिशन लेके इंडिया आए थे। जब ब्रिटिश रूल ने उनको परमिशन दिया था यहाँ पे रूल करने के लिए, फिर यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम, ये रिवॉल्ट जब हुई तो रिवॉल्ट के बाद उन्होंने इसे मना कर दिया और ख़ुद उन्होंने डायरेक्टली कंट्रोल करना शुरू कर दिया इंडिया को। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया, चेंजेस। तो यहाँ पे कहा गया ही वॉज बी डिनाउंस्ड बाय मेनी इन ब्रिटेन। साथ साथ कहा गया इसको लोगों ने इससे कहा गया, जिस तरह से कहा गया इसकी दूरदर्शी थी, बहुत ज़्यादा आगे सब वो फ्यूचर देख के आराम से भाग सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो थे डिनाउंस इसलिए किया गया कि उनको ये नज़र नहीं आया कि इंडियंस में जो इतना ज़्यादा लोग जो परेशान थे और उनको ये नहीं दिखा कि धीरे धीरे ये जो था उनका जो भी रूट तरीका था इंडियंस के लोगों के लिए, कहीं ना कहीं वो रिवॉल्ट का रूप ले रहा था। और धीरे धीरे रिवॉल्ट उनके जो थे वो पीछे जन्म ले रहा था बहुत ज़्यादा। एक जैसे बोलो कि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, एक आग जो धीरे धीरे फैल रही थी, उनको वो दिखी नहीं। और इसी तरह से 1857 जो है रिबिलियंस ये हुआ। तो इसीलिए लोग जो इनको ब्लेम करते कि इन्होंने इस चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। ही हैज़ नॉट सीन द साइन ऑफ द प्रिवेलिंग इंडियन रिबिलियंस ऑफ 1857। इन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि ये शायद इनके रहते ये सब कुछ हो रहा था। कि ऑब्वियसली जब कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और यहाँ पे जो है 1857 जो आप दिख रहे, इससे पहले बेटा दे हैव बिन रूल्ड 100 ईयर्स ऑलरेडी, ब्रिटिश ने रूल कर लिया था, तो 100 ईयर हो चुका था उनका। और इस 100 ईयर्स में इंडियंस जो थे वो टॉर्चर सह चुके थे, बहुत सह रहे थे। अब जो था कि बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, तब जाके उन्होंने रिवॉल्ट किया था। तो ये चीज़ों को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। अगर उन्होंने देखा होता, ब्रिटिशर्स का मानना है कि अगर उन्होंने देखा होता तो शायद वो उनको रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया, देखा ही नहीं। तो ये ब्लेम इसको दिया कि क्योंकि इनको लगा कि ही वॉज वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेंट्रलाइजिंग एक्टिविटी, अपने में रहते थे, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे, इसके कारण ये चीज़ों को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। तो सबसे ज़्यादा जो रिफॉर्म्स इन्होंने बनाई थी, डलहौजी ने बनाई थी, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किया इन लोगों को, वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था ये सबसे ज़्यादा था, क्या कहा गया था, ये टेंटेड, मतलब कि जैसे बोलते हैं घी में आग को बुझाने के लिए बोला जाता है तो लोग पानी डालते हैं, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने आग में पानी नहीं देके घी डाल दिया। क्यों? घी का काम किसने किया? ये वाला रूल्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये रूल्स जो है घी का काम किया उस आग में, मतलब उस रिवोल्ट के अंदर। रिबिलियंस जो थे वो तो पहले से ही अंदर से गुस्सा में थे कि मुझे अब बहुत हो गया, मुझे अब लड़ना है इनसे। तो उसी तरह से जब ये रूल्स बनी तो बनते ही रिवोल्ट जो था, सोचो उनको एक रास्ता मिल गया हो, और इस तरह से उन्होंने रिवोल्ट शुरू कर दी। तो व्हाट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है पॉलिसी बनाई गई, ऑफन इलीगल टू, जिसको इलीगल के नाम से भी मीन्स पॉसिबल टू एज्यूम कंट्रोल ओवर लैप्स स्टेट्स। जिस स्टेट को वो उन्होंने सब्सिडरी अलायंसेस के कारण नहीं पकड़ सके, क्योंकि बहुत से स्टेट्स ने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया और वो ब्रिटिश राज के अंदर चले गए। लेकिन जो नहीं कर पाए, जो नहीं गए उनके साथ, तो उनके लिए क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने इसके लिए एक रूल्स बना दी, और क्या था कि इसके अंदर ब्रिटेन एनेक्स, मतलब वो कब्जा कर सकते हैं एनी नॉन ब्रिटेन स्टेट्स, जो ब्रिटिशर्स के अंडर में स्टेट नहीं है, वो स्टेट को ब्रिटिश कभी भी एनेक्स कर सकती है अगर वहाँ पर कोई भी एक प्रॉपर मेल लिनियर नहीं है। लिनियर हेयर मतलब कि उनका खुद का अपना बेटा नहीं है,
अपना राजा, मतलब वहाँ पर जो राजा है, अब उनके मरने के बाद उनका बेटा बनेगा राजा, लेकिन उनका खुद का कोई अपना बेटा नहीं है। अगर उन्होंने किसी को अडॉप्ट किया है तो वो राज्य डायरेक्ट किसके अंदर चला जाएगा, ब्रिटिशर्स के अंदर चला जाएगा। तो ये कारण था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, जिसके कारण बहुत सारे स्टेट, जैसे एग्जांपल ले लो रानी लक्ष्मीबाई का भी उनका खुद का पुत्र नहीं था, उन्होंने अडॉप्ट किया था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने इनके लिए रिवोल्ट किया था। मराठा में तात्या तोप ने, नाना साहेब ने, इस तरह से लोगों ने, अलग अलग रूलर्स जो थे, दे हैव बीन रिवोल्टेड बिकॉज दीज रूलर्स दे डोंट हैव एनी देयर ओन चाइल्ड, दे हैव अडॉप्टेड द चाइल्ड फ्रॉम देयर फैमिली। तो इसी तरह से अप्लाइड हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंड इंडिया में, लेकिन बाद में 18 रिवॉल्ट के बाद इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, मैनी इंडियन स्टेट्स वे एनेक्स, बहुत सारे इंडियन स्टेट जो थे एनेक्स कर लिए गए, कब्जा ले लिया गया। इसके अकॉर्डिंग एनी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जो भी होगा अंडर द सब्सिडियरी ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कंपनी, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंडर एनी इंडियन प्रिंसिपल स्टेट अंडर द सब्सिडियरी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द डोमिनेंट एम्पीरियल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट, जो भी है, अ वेसल स्टेट्स अंडर द ब्रिटिश सब्सिडियरी अलायंस सब्सिडियरी सिस्टम, इट वुड हैव इट प्रिंसली स्टेटस ऑब्लाइज्ड एंड देयरफॉर एनेक्स इनटू ब्रिटिश इंडिया। कि अगर किसी का खुद का नहीं है और किसी से लिया गया है, इन सिंपल एंड शॉर्ट फॉर्म में, कि अगर उनका खुद का अपना बेटा नहीं है और उन्होंने किसी को अडॉप्ट किया है तो वो ऑब्लाइज्ड हो सकती है, उसको माना नहीं जा सकता है। ऐसा राज्य जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेगी। इफ द रूलर वे आइदर मैनिफेस्टली इनकॉम्पिटेंट और डाइड विदाउट एनी मेल हेयर, या फिर वो राजा मर गया हो या फिर उसने किसी को राजा बना दिया गया है, लेकिन फिर भी वो उनका खुद का पुत्र नहीं है, तो वो भी राज्य वो उसके अंडर चला जाएगा। तो इसी तरह से इन्होंने इस तरह से ये रूल बनाई। द लेटर्स supplanted the long establishment right of an Indian sovereign without he had to choose a successor. Now, so the letters यहाँ पे फिर वापस, in addition the British decided whether potential ruler were competent, जो रूलर जो है वो competent है, लायक है या नहीं, इस तरह से इन्होंने उसको ये रूल्स बना दिया। The doctrine and application were widely regarded by millions, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो भी बनाया गया, इसकी एप्लीकेशन किस तरह से उन्होंने अप्लाई किया, ये सभी को, जितने सारे इंडियंस थे, रूलर्स थे, उसने उनको क्या बताया, एज ए इलेजिटिमेट मीन्स इलीगल, जहाँ पे मतलब ये रूल जो है वो सही नहीं है, वो गलत रूल्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डॉक्ट्रिन लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल नहीं बने थे, उससे पहले उन्होंने ये रूल्स बनाए थे, जब वो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसा काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर काम करते थे इंडियन में। लेकिन उनसे पहले ही, तो यहाँ पे सोच लो कि जब वो गवर्नर जनरल नहीं बने थे, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ही रूल कर रहे थे, उससे पहले ही उन्होंने ये रूल्स पास आउट, ये पॉलिसी बनाई थी इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो इसी तरह से इसको जो है इसको एसोसिएट किसके साथ करते हैं, लॉर्ड डलहौजी के लिए, क्योंकि इन्होंने ही बनाया था। द पॉलिसी इज मोस्टली कॉमनली एसोसिएटेड विद लॉर्ड डलहौजी के साथ एसोसिएट होता है। तो जागा है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन बिटवीन, जो 1848 एंड 56 तक एज अ गवर्नर जनरल थे। हाउएवर इट वाज आर्टिकुलेटेड, देखा गया बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनीज के जो कोर्ट डायरेक्टर्स थे और स्मॉल स्टेट जितने सारे थे, जितने एनेक्स हुए थे इनके अंडर में, डलहौजी के अंडर में, वो सभी कागे टुक ओवर द पोस्ट ऑफ, ये उससे पहले की है, जब वो एज अ गवर्नर जनरल वो बने थे, उससे पहले ही। ठीक है, तो हमने क्या देखा उनसे अभी, कि जब वो एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल एडमिनिस्ट्रेटिव थे, तभी उन्होंने ये रूल्स बनाए थे, और उसके पहले ही उन्होंने बहुत सारे, इसके रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत सारी स्टेट्स को एनेक्स कर लिया था। ठीक है, उसके बाद जब वो एज अ गवर्नर जनरल बने, तो जो पॉलिसी थी वो ज़्यादा और ज़्यादा एक्सटेंड ज़्यादा फैलने लगी, और इस तरह से और बहुत सारे स्टेट जो थे उनके अंडर में एनेक्स हो गए। जैसे कौन कौन से स्टेट एनेक्स हुए, कौन कौन सी, उनके सतारा, जातपुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर। इस तरह से इस रूल्स के कारण इन सभी राज्यों की, इन सभी राजा के जो राज्य थी, किंगडम जो था वो टोटली एनेक्स हो गया था, ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण।
तो ये देखो कितने सारे स्टेट्स हैं यहाँ पर, ये सारे जो स्टेट्स हैं ये सारा है यहाँ पर। जिस तरह से उन्होंने ये सभी एरिया को उन्होंने एनेक्स किया था अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स केयर। कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थे डलहौजी ने अप्लाई किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विगोरसली। इस तरह से कुछ सोचा समझा नहीं, बस इसको अप्लाई करना था। उन्हें लगा कि ब्रिटिश इंडिया का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो खुश हो जाएंगे और इस तरह से इनका नाम जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, पीपल्स जो इनको याद रखेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एरिया जो था आराम से एक पॉलिसी के कारण, एक रूल्स के कारण उसे आराम से कब्जा कर लिया। तो इसी तरह से इन्होंने शुरुआत की थी, इसके बारे में सोचा नहीं था। बट द पॉलिसी वॉज नॉट सोली हिज इन्वेंशन, लेकिन पूरी की पूरी इसकी आइडिया नहीं थी। कहा जाता है द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी had articulated this early in 1834 as per this policy। तो कहा जाता है कि ये जो सोच पूरी इसकी नहीं थी, उससे पहले ही द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंपनी थी उसके जो डायरेक्टर्स थे, ये ऑलरेडी उनके दिमाग में ऑलरेडी ये आ चुका था और उसे जो है बाद में डलहौजी ने इसको अच्छे से करके इन्वेंट करके उसे एप्लीकेबल करवाया था। ठीक है, तो एज पर दिस पॉलिसी द कंपनी एनेक्स्ड माधवी इन, तो उसी तरह से कहा गया उसके कारण माधवी, तो उससे पहले ही इस तरह से उन्होंने शुरुआत कर दी थी। तो बाद में माधवी, कोलाबा, जालौन, सूरत, इस तरह से उन्होंने इस सारे एरिया को एनेक्स किया, मतलब उसे अपने राज्य में, उनसे उनका राज्य छीन लिया गया। क्या बोल के, जब तक राजा है तब तक, लेकिन राजा मरने के बाद वो राज्य डायरेक्टली किसके पास चला जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो इसी तरह से ये है द क्वीन ऑफ किन्नौर कर्नाटका, लॉर्ड हेस्टिंग। अभी हमने लॉर्ड हेस्टिंग का पढ़ा था कि लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या बनाया था, लॉर्ड डलहौजी ने लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने ये भी इन्होंने बहुत से रूल्स बनाए थे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए थोड़ा सा लॉर्ड डलहौजी तक रखते हैं, कल हम लोग शुरू करेंगे कंपनी के और सारे क्लेम्स क्या क्या किए उन्होंने इस तरह से। ठीक है, तो ये इतना ही करना है क्योंकि थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम न्यू टॉपिक्स में चलेंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ गो थ्रू द चैप्टर, रीड द चैप्टर so that it will be clear to you also. Clear? Take care.